हैं विद अ फ्यू एक्सपीरियंसेस। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं। आई विल लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर आलोक अवस्थी जी। आप रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड तो नहीं कहेंगे, आप आईएएस हैं और आप छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन अभी आप भोपाल से आए हैं। साथ ही साथ मैं आदरणीय वीणा दीदी को भी आमंत्रित करती हूँ। और जैसे जैसे हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप मॉर्निंग को एनर्जाइज करने के लिए क्या करते रहेंगे? यू नो, आई थिंक एवरीवन इज़ नॉट डूइंग, यू मस्ट ऑल पार्टिसिपेट। हम ज़ोरदार तालियों से अपने पैनलिस्ट्स का स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय वीणा दीदी जी को। आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग कर्नाटका, सिरसी से आप पधारे हैं। हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर BM शर्मा जी को। यू हैव ऑल्सो बीन एन IAS ऑफिसर। आप मध्य प्रदेश ग्वालियर से हमारे मध्य पधारे। आप ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और हमारे मध्य हैं श्री जितेंद्र प्रसाद जी। यू आर द एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस पावर प्लांट और आप सिंगरौली से पधारे हैं। आपका भी हम ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और इस पैनल की जो चेयर पर्सन है आदरणीय पूनम दीदी जी, हम आपको भी आमंत्रित करते हैं और ज़ोरदार तालियों से आपका भी मंच पर स्वागत करते हैं। हमने आपको अपने इनॉग्रेशन सेशन में भी सुना। पूनम दीदी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विंग की और सब जोन इंचार्ज हैं ब्रह्मा कुमारीज जयपुर की। तो ज़ोरदार तालियों के हम अपने पैनलिस्ट्स का स्वागत कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमें बताया गया है, हमारा इस पैनल का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग योर पावर्स फॉर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। और आप सब भी जो ऑडियंस में हमारे साथ बैठे हैं, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आपको लगता है कि ये सवाल भी इस मंच से लेना चाहिए, तो आप अपने प्रश्न लिखकर हमें पहुंचा सकते हैं। यू कैन गिव इट एट द एंड, या सिस्टर्स को दे सकते हैं या मुझे दे सकते हैं, और हम ये प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों को भी हम यहाँ ले पाएँ। तो लिखकर अपने प्रश्न आप दें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा मंच इतना सुंदर है क्योंकि उसमें जिसने स्पिरिचुअलिटी को पूरा फॉलो किया है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज का एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, तो हाउ डू यू हैव दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एट द सेम टाइम। हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लंबा अरसा देखा है कि रियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं और उसमें अपने पावर्स को बैलेंस करने की क्या आवश्यकता है। तो विदाउट फर्दर अड्यू हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आदरणीय वीणा दीदी जी से अनुरोध करूंगी, लेकिन हमारी जैसे प्रथा है कि हम सभी पैनलिस्ट का पुष्पगुच्छ और बैच के द्वारा स्वागत करेंगे और तालियों के साथ भी। तो सुंदर पुष्प। और ये फूल आपको भी मिल रहे हैं क्योंकि थोड़े यहाँ हैं और थोड़े आपको भी मिल रहे हैं।
मैं आदरणीय वीणा दीदी जी से सबसे पहले अनुरोध करूंगी कि वो अपने थॉट्स इस टॉपिक पर शेयर करें, बैलेंसिंग योर पावर्स फॉर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। आप बहुत बचपन से आपने युवावस्था से ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान को, राजयोग को अपने जीवन में आपने लाया और आप कुशल रीति से ब्रह्मा कुमारीज़ के जो अपने सेवा केंद्र हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं। तो आप क्या समझते हैं, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर क्या है, और स्पिरिचुअली अगर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आप इस पर अपने विचार हमें दें। ओम शांति। सारी ब्रह्मांड के प्रशासक परमात्मा को याद करते हुए स्वशासन, सुशासन ऐसे अत्युत्तम विषय पर सुनने, समझने और अपने विचार रखने आए हुए सभी भाई बहनों को आज के इस पैनल की जो सब्जेक्ट है, हमारे बीच में बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ब्रह्म कुमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, दीदी पूनम दीदी है, और आप देख रहे हैं। तो जैसे हुसैन बहन ने कहा कि सब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड कर ले, बैलेंसिंग योर पावर्स, बैलेंस अपने आप में एक अलग शब्द है, पावर्स उसके साथ जोड़ा गया है योर पावर्स फॉर अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी यहाँ पर राजयोग शिविर भी अटेंड कर रहे हैं और स्व के बारे में भी जान रहे हैं, और हमारे पास फिजिकल पावर्स है, मेंटल पावर्स है, स्पिरिचुअल पावर्स है, इटर्नल पावर्स है, सेल्फ पावर्स है, आत्मिक शक्ति है, शारीरिक शक्तियाँ हैं, सामाजिक शक्ति है हमारे पास। और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे हॉल में बहुत सारी वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। यूनिटी है, टॉलरेंस है, इधर हैप्पीनेस है, पीस है। जैसे अभी हमने एक सेशन सुना, उसी अनुसार अगर मैं कहने चाहूँ तो आई बिलीव इन प्रैक्टिकल। उपदेश में तो हम बहुत लंबा चौड़ा बैलेंस पर, पावर्स पर बोल सकते हैं, लेकिन पहले हम सोचेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस की ज़रूरत है कि नहीं है। दो तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है। एक है एक छोटा सा घरेलू एडमिनिस्ट्रेशन, घर है उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद बहुत विस्तार से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, वो समाज हो या फिर ऑफिसेस हो, वहाँ अपनी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशंस चलते हैं, वहाँ रूल्स है, रेगुलेशंस है। अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ले तो वहाँ पर लॉ है, प्रोटोकॉल है, बहुत कुछ है। अगर लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन ले तो उसमें हमारी रिचुअल्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, रिलीजन है, सोसाइटी है, उसके आधार से पावर्स भी बदलते जाते हैं। लेकिन फर्स्ट पहली बात हम थोड़ा सा नोटिस कर लें, जैसे कि हम आप यहाँ पर है 2-3 दिन से, तो थोड़ी तो स्पिरिचुअलिटी सभी को पता है, हर शरीर में एक आत्मा है। जैसे शारीरिक शक्ति है वैसे आत्मा की शक्ति है। जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से शरीर का प्रोटेक्शन होता है, शरीर में शक्तियाँ आती है। अगर ऑक्सीजन कम हो गई, इसमें इम्बैलेंस हो गया। जैसे कि हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, हम ब्रीद आउट कम कर रहे हैं, ब्रीद इन ही करते जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, और ब्रीद इन कम कर रहे हैं, हमारे लंग्स कैपेसिटी कम हो गई है तो भी प्रॉब्लम होगी।
जैसे भगवान ने इस शरीर को बनाया, इसमें भी एक बैलेंसिंग बनाया है। हम दो आंखों से देखते हैं लेकिन एक ही चीज़ को देखते हैं। अगर दोनों आंखें अलग अलग देखने लगे तो क्या होगा? इसी बेसिस पे मैं यहाँ पर, बाद में हम डिटेल में सुनेंगे भी, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी के साथ क्या क्या होना बैलेंस में ज़रूरी है सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर अहंकार आ गया तो वो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्वार्थ आ गया तो वो फेल हो जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कमिटमेंट आ गई पावर के रूप में, नम्रता आ गई, सेवा भाव आ गया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेस होता है। जैसे कि मैं सत्य बोलती हूँ, अगर सत्य किसी के भी मुंह पे कहाँ पे भी बोल दूँ वो रूड लगता है, इसलिए सत्यता के साथ एक सभ्यता का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास प्यार है, लेकिन मैं आजकल हम जो बच्चे बिगड़ रहे देख रहे, बहुत प्यार कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, लेकिन लॉ नहीं सिखा रहे, डिसिप्लिन नहीं सिखा रहे, इसमें इम्बैलेंस है। तो लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बिगड़ रही है। और ऐसे बच्चे अगर कल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तो पहले से बिगड़ी हुई एडमिनिस्ट्रेशन और बिगड़ जाएगी। तो लाइफ में कौन सी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सक्सेस होने के लिए अपने अंदर के और बाहर के, सिचुएशंस के और हमारे थॉट पावर के, ये दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन थॉट इज ऑल्सो ए पावर। केवल हम दूसरी पावर का ही नहीं सोचे, थॉट पावर के साथ साथ समय भी एक शक्ति है हमारी, समय का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम लेट इन आवर लाइफ, माना आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर 60s, हम सोचते हैं, बहुत भाषण भी कर लेते हैं, लेकिन जब समय है हमारे पास बदलने का, अगर हम नहीं बदलते, नहीं अपनाते, तो कोई लाभ नहीं है। मैं एक लास्ट में एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ ही ख़त्म करूँगी। जैसे कि अभी हमारी हर एक सेंटर में रेगुलर क्लासेस चलते हैं। उस रेगुलर क्लासेस में कोई आता है, कुर्सी खींच के बैठता है तो हमें गुस्सा आ जाता है ना, आवाज़ करता है पीसफुल माहौल में, हम उसे डांटते हैं। तो क्या उससे बदलाव होता है? नहीं होता है। मैंने ये अपने आप से अप्लाई करके देखा कि हम जो टॉलरेंस की बात करते, पेशेंस की बात करते, अपनेपन की बात करते, फैमिली की बात करते, ठीक है वो खींच रहा है, हम शांति से शांति रखे। जब मैं डांटती थी तो उसमें बदलाव नहीं आया। जब मैंने डांटना छोड़ दिया, मैं अपने आप को कूल रख के, ठीक है, मैं अपनी मेडिटेशन करती रही, अपने आप से डिस्टर्ब होना छोड़ दिया, उनके बारे में गलत सोचना छोड़ दिया, अब क्लास में कोई कुर्सी नहीं खींचता है। जब मेरे अंदर बैलेंस आ गया सिचुएशन को हैंडल करने का, ये छोटा सा एडमिन है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत कुछ यहाँ से हम सीख सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बातें ना करते हुए छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में बदलाव में लाते जाएं खुद से और अपनी छोटी सी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से, तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है ना। अगर अवस्था मीन्स इनर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ अगर पावर बैलेंस है तो बाहर भी हम पावर बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दीदी आपने एग्जाम्पल दिया और कई प्रकार के बैलेंसेस भी आपने बताए लव और लॉ का, और किस प्रकार एक छोटी सी जो व्यवस्था आपने बताई, चाहे कुर्सी का है, हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो भी हमारे को वर्कर्स के साथ के पास पहुंचते हैं, जो हमारे साथी हैं, और अगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी वो पहुंचते हैं। तो अगर अवस्था के ऊपर कार्य करेंगे तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। हम आगे बढ़ते, हमारे मध्य श्री BM शर्मा जी हैं और एक IAS ऑफिसर, हर प्रकार के जैसे कहते हैं बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर आप रहे हैं, इतना लंबा आपका टेन्योर रहा है। जब आप अपने
प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं और जैसा हमारा अभी का टॉपिक है, दीदी ने भी स्पिरिचुअल लेवल पर हमें बताया कि कैसे हम जब बैलेंस करते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है। आप अगर अपने जीवन प्रोफेशनल लाइफ से ख़ासकर अगर देखें कि जब बैलेंस नहीं हो पाता तो वो कौन से प्रकार के नुकसान हमें हो जाते हैं। जैसे छोटी सी बात है, लेकिन छोटी सी बात अगर वो बैलेंस नहीं हो पा रही तो कौन सा नुकसान है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। ओम शांति। भाइयों बहनों, मैंने 35 वर्ष से अधिक कार्यकाल प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर बिताया है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा भी बताया कि हमारी अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था अच्छी है। कहने को लंबा वक्त लिया जा सकता है, लेकिन 2-3 बातों पर मैं मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। पहली चीज़ यह है कि निश्चित रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में जहाँ हम हैं वहाँ हमारे अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। कानून व्यवस्थाएं जितनी खराब होती हैं उसमें 50% से ज़्यादा योगदान हमारे प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारियों का धैर्य खो देने के कारण होती हैं। क्योंकि जो भीड़ होती है, भीड़ का स्वभाव होता है कि वह सकारात्मक सोच नहीं सकती। हम इंडिविजुअली या व्यक्तिगत रूप से उस भीड़ को नियंत्रित करते हुए किस प्रकार क्या उपाय करने हैं वो हम सकारात्मक सोच सकते हैं। इसलिए एक धैर्य होना हमारे अंदर बहुत जरूरी होता है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। दूसरी, हमारे अंदर एक विश्लेषणात्मक शक्ति की बात में हमारे अंदर जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क में हम विश्लेषणात्मक शक्ति हमारी हो, हम एक स्वभाव के साथ, एक प्रवृत्ति के साथ अपनी सभी पूरी टीम को लेकर नहीं चल सकते। हमारी टीम में अलग अलग प्रवृत्ति के अलग अलग ऊर्जा, जो लोग हमारे साथ हैं उनका ऊर्जा अलग अलग स्तर का है, ऊर्जा स्तर अलग है, उनका एनर्जी लेवल अलग है। ए श्रेणी का, मैं हमेशा 3 श्रेणी में जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, अधीनस्थ काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, 3 श्रेणियों में हमेशा बांटता रहा। एक होता है ए पॉजिटिव श्रेणी, वो लोग उत्साही होते हैं, वो आपके बिना कहे हुए आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं और उन्हें चाहिए आपकी शाबाशी, आप उनका उत्साहवर्धन करें। जितना आप उनका उत्साहवर्धन करेंगे वो उतने अधिक मनोयोग से काम करेंगे। यदि हमने अपने स्वभाव के अनुरूप उनको डांटना फटकारना शुरू किया, जो सबको करते हैं, अधीनस्थ समझकर उनको उनकी अच्छे काम को एप्रिशिएट नहीं किया, तो उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। दूसरे 20 श्रेणी में वो लोग होते हैं कि वो उतना चलते हैं जितना उनमें चाबी भर दी जाए। उन्हें निरंतर प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। हमने एक काम बताया, वो एक काम करके ले आएंगे, दूसरे काम के बारे में नहीं सोचेंगे। हम अपना एनर्जी लेवल उनको देख के डाउन ना करें, हम उनका दूसरी बात करें। उन्हें ज़रूरत होती है लगातार प्रोत्साहन की, तो हम अपने ऊर्जा के स्तर को बनाए रखते हुए बस केवल हमारा काम यह है कि उनमें निरंतर हम उन्हें प्रोत्साहित करें, हम निरंतर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें जितना कह सकते हैं वो करें, तो निश्चित रूप से हम उनसे भी रिजल्ट लेते हैं। और तीसरी श्रेणी होती है सी श्रेणी की, कि हम उन्हें प्रोत्साहन दें तो काम नहीं चलेगा, आप उन्हें डांटें फटकारें, अपना एनर्जी लेवल डाउन करें, उससे भी काम नहीं चलेगा। हो सकता है वो कभी आपको उल्टा जवाब भी दे दें। तो जैसा अभी दीदी ने एक उदाहरण बताया, वही मैं कह रहा हूँ, आप उन लोगों की ओर से ध्यान हटा लीजिए, अपने ऊर्जा के स्तर को कम मत होने दीजिए। एक ना एक दिन आप अपना बराबर पॉजिटिव ऊर्जा उन्हें देते रहिए। उन्हें एहसास होगा कि हमें बहिष्कृत किया जा रहा है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनमें सुधार होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तीसरी चीज मैं कहूँगा कि हमेशा जो मेरा स्वयं का अनुभव है
कि हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संप्रेषण हमें हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। मैं एक छोटे से उदाहरण बताऊंगा। मैं आज से 22-23 साल पहले ग्वालियर शहर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। पूरे शहर का प्रभार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहता है। ग्वालियर शहर से एक नेशनल हाईवे गुजरता है। एक वन अभयारण्य होने के कारण बाईपास का निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो नेशनल हाईवे शहर से गुजरता था और शहर के बीच में दुर्घटनाएं होती रहती थीं। औसतन महीने में 2-3 बार ये होता था कि एक्सीडेंट में शव को या लाश को रोड पर रखकर घंटों जाम लगाया जाता था और वो जाम पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद खुलता था। तो उससे प्रशासन की छवि बड़ी धूमिल हो रही थी कि रोज़ रोज़ अखबारों में आता था आज लाठीचार्ज हुआ, 10 दिन बाद फिर लाठीचार्ज हुआ। तो तत्कालीन जो अधिकारी थे उनको ट्रांसफ़र करके मुझे केवल इसी निर्देश के साथ भेजा गया कि अब ग्वालियर में लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मैं पहुंच गया। अब ना तो मैं नेशनल हाईवे को बदल सकता हूं, ना गाड़ियों को चलने से रोक सकता हूं, ना बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था में रास्ते में चलने वाले लोगों को कह सकता हूं। तब मैंने एक प्रयोग किया कि जहां कहीं भी अगर ऐसी दुर्घटना होती थी तो मैं जैसे ही पहुंचता था पुलिस कहती थी हटाओ हटाओ हटाओ, तो मैं एकदम मैं रोक देता कि मत हटाओ। किसी के घर का चिराग गया है, किसी का सहारा गया है, गाड़ियाँ 2 घंटे खड़ी रहेंगी, 4 घंटे खड़ी रहेंगी, कुछ नहीं बिगड़ता, मत हटाइए। मैं उनके जो परिवार वाले होते थे, उनके पिता होते थे, उनके पास बैठता था, उनसे बात करता था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, इसकी शादी हो गई क्या, उनके घर के बारे में पूछता, क्या घटना हुई, कैसे हुई। लगभग आधा पौन घंटा उनसे बात करने के बाद वो भी निश्चित रूप से अपना जो उनकी वेदना होती थी उसको व्यक्त कर देते थे। लगभग आधा पौन घंटे बाद फिर मैं उनको कहता था कि देखिए आज सरकार अपना पूरा खजाना भी लुटा दे तो भी इसको अब वापस नहीं ला सकती। उसके बेचारी की डेड बॉडी, उसके शरीर को क्यों ख़राब कर रहे हो, बोलो बाबा उठाएं। तो उसके पिताजी, उसके घरवाली कहते थे हाँ भाई उठाओ, एडीएम साहब कह रहे। तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा का संप्रेषण होता था उसका प्रभाव मैंने देखा कि 1 घंटे के अंदर ही उनकी मनोवृत्ति बदल गई। और उसके बाद मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं कि एक भी बार कोई ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिसकी वजह से कहीं लाठीचार्ज करना पड़ा हो। तो हमारा धैर्य, हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण और एक सकारात्मक ऊर्जा का संप्रेषण हमारे प्रशासन में हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं बस इतनी ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अपने लाइव एग्जाम्पल्स दिए और जो सुंदर जो आपने बात बताई आखिरी में कि एक ह्यूमन अप्रोच जब हम इख्तियार कर लेते हैं और हम उनको इंसान के रूप से देखते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं, देन थिंग्स कैन बिकम ईजियर। हमारे मध्य श्री आलोक अवस्थी जी भी हैं। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक है, हम अपने वी हैव टू बैलेंस आवर पावर्स, वी हैव टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, और आपका भी एक बहुत सुंदर टेन्योर रहा है। जब हम इस प्रकार से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कई बार उसमें चैलेंजेस भी आ जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी। और आप अपने अनुभव से बताएं कि ये जो बैलेंस हम करते हैं तो उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे कर पाते हैं, इफ़ यू हैव एनी एग्जाम्पल। ओम शांति। जैसा भी मेरे साथी शर्मा जी ने शेयर किया, प्रशासन में विभिन्न पदों पर रहते हुए हम लोगों के लाइफ में तरह तरह की चुनौतियां, तरह तरह के झंझावात रहते हैं, और उनसे जिस तरह डील करने में जो 2-3-4 अहम बिंदु महत्वपूर्ण लगते हैं वो हैं
delegation of powers, appreciation, patient hearing, and well-being about your colleagues, your staff, your family. इन तीनों चारों बिंदुओं पे जब हम अपने साथियों से किसी भी दफ्तर में, चाहे जिले में हो या मुख्यालय में हो, किसी निगम मंडल में रहे हो, इन चारों बिंदुओं से जब हम अपने साथियों के साथ व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। और जो आमतौर पे हमारे सभी साथी भी ये महसूस करते होंगे कि इन चारों के आधार पर जब काम करते हैं तो एक अपने आप एक ऑफिस का वातावरण ऐसा बन जाता है कि लोग पॉजिटिव मूड में आ जाते हैं। चलो भाई ऐसा करना है, कोई से आपने टास्क दिया, टास्क जैसा बोला कि बिना शुरुआत आपने कर दी, फिर उनको यार ये आपको टाइम लिमिट भैया कर लेना, जी साहब हो जाएगा, और विद इन टाइम लिमिट में दे आर परफॉर्म देयर वर्क। जहाँ तक सवाल है कि बैलेंसिंग योर पावर फॉर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कुछ एक दो व्यवहारिक अनुभव जो फील्ड में रहते हुए मैं किसी कार्य में रहे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमको सबको मालूम है कि जो भी कारपोरेट हाउसेस होते हैं उनके अलग अलग छोटे छोटे जगहों में प्लांट्स होते हैं। जैसे भाई साहब का अभी रिलायंस का शासन में है पावर प्लांट, ऐसे में एक छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बगल में कोरिया जिला है, वहाँ जिला कलेक्टर था 2009 में। पूरा का पूरा वो कोल माइन्स इलाका है। SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, उनकी वहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस, ओपन हेड माइंस, डिफरेंट माइंस है कोयले की। मतलब पूरा जिले का जो आबादी है, सब कुछ पूरी उनकी जो रेवेन्यू है कोयले पे ही डिपेंड है, कोयले की ट्रांसपोर्टेशन से, कोयले की उपज से, कोयले से परिवहन से। इलाके के ग्रामीण जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए वहाँ के। तो जो एक राष्ट्रपति द्वारा गोद ली गई प्रिमिटिव ट्राइबल जाति थी, पंडो जाति, उन लोगों में बहुत ज़्यादा अशिक्षा का अभाव और फैमिली प्लानिंग का भी एक, मतलब उनके जीवन स्तर अपेक्षाकृत और अनुसूचित जनजाति के लोगों की अपेक्षा बहुत नीचे था। कुछ NGOs और कुछ ट्राइबल वेलफेयर के लोगों ने मिलकर कुछ प्रयास किए। कहीं फंड्स की कमी थी तो बगल में जो SECL जिनके कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड थी, उनके जो भी वहाँ के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, उनको बोला GM साहब को कि भाई ये बच्चों के छात्रावास के लिए और ये जो गांव में NGO चला रहा है, इनके लिए सर्दियों के लिए कुछ कंबल और कुछ इस तरह की चीज़ें 200-500 डोनेट कर दीजिए। तो सहज भाव में तो जनरली जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, अपने कैंपस के आसपास में शेड बना देंगे, बस स्टॉप बना देंगे, बोले ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किया। अपने कैंपस में प्लांटेशन करा देंगे, बोले ये हमने किया। तो उन्होंने कहा था वो हमारा तो सैंक्शन का जितना बजट था, लिमिटेड था, ये सब हो गया, वो हो गया, अब संभव नहीं है। हमारा तो अगले बजट के लिए हमको अपने हेडक्वार्टर में परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने आपस में एक दो और जो कलीग्स के एडिशनल कलेक्टर उनके साथ डिस्कस किया कि भाई बताओ यार क्या। बोले साहब छोटी सी चीज़ के लिए मुश्किल से 4-5 लाख रुपए का खर्चा, उसके लिए इतना ये लोग कर रहे। तो उनको बुला के बोले भाई साहब आप सीधे सीधे यार देखो कर दीजिए, इसमें कहीं कोई किसी के पास नहीं आ रहा, किसी के पास कि मानवता की सेवा में काम कर रहे हैं, कर दीजिए। बोले सर हमको 3 दिन दीजिए। तो थोड़ा सा एक दिन एक एडिशनल कलेक्टर जो माइनिंग का चार्ज देखता है, उसने सर मेरे को 1 दिन दीजिए। तो उनके जो माइनिंग पासेस होते थे उस पर 1 दिन के लिए जनरली क्या होता था कि SECL का जो एक सब जूनियर आदमी होता था, कोई बाबू लेवल का, वो पूरे अपने लेके आता था माइनिंग पास की पिट पास की किताब, और हमारा माइनिंग ऑफिसर उस पर ठप्पा लगा के साइन करके दे देता था। तो बोला सर 1 दिन आप मेरे को दीजिए, अगले दिन सब हो जाएगा। तो हमने कोई उसमें गलत प्रैक्टिस नहीं की, कहीं कुछ नहीं किया, केवल उसको 1 दिन का समय दिया। उसने वो पिट पास 1 दिन के लिए रोक लिए। वो आदमी बोल रहा रूटीन में गए अपने माइनिंग ऑफिस में, भाई भैया ये साइन कर दिए। उसने सर जरा अभी थोड़ा ऊपर से देखते भी, ऐसा वैसा कुछ बहाने जो एक्सक्यूज रहते हैं, हम सब पते हैं। अगला आदमी भी होशियार था, उसने कहा यार कलेक्टर ने ये छोटी सी चीज़ मेरे को बोली है 5-7 लाख रुपए की, और कहीं तो उसका फ़ोन आया, सर मैं शाम को आना चाहता हूँ। मैंने आ जाना भाई, मिल लेना आके। मिले, बोले सर वो आपने परसों काम बोला था, वो कल सुबह 11 बजे तक हो जाएगा। सारे बच्चों के पास कंबल और स्वेटर्स वगैरह जो भी चीज़ें उन्होंने पुराने कलेक्टर को कमिट की, जिसको मेरे को केवल इम्प्लीमेंट कराना था, हो गया। तो एक छोटा सा उदाहरण के लिए आप चाहें तो बिना किसी आपने कोई अपना पावर का दुरुपयोग भी नहीं किया, अपने पावर का कहीं कुछ नहीं किया, उसी को केवल बैलेंसिंग करते हुए आपने मानवता की सेवा की, बच्चों के कल्याण के काम किए।
दूसरा ऐसे ही जैसे हम बोले कि अपने बातचीत के टोन से भी कई चीज़ें जो बिगड़ती संभल जाती हैं। वो रोको मत जाने दो वाला फार्मूला 2010 की बात है। ये बिहार में सीवान जिला है, सबने नाम सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध जिला है। तो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वहाँ विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर थे हम लोग। वहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो बिल्कुल पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जन्मस्थली से लड़ी रघुनाथपुर। उनका जन्म हुआ था जीरादेई में, उसके बगल में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र था। और वो सीवान जिला CPI-ML के काफ़ी प्रभाव वाला इलाका था। और वहाँ के उस समय के तत्कालीन एक राजनेता थे जो किन्हीं कारणों से अपनी गतिविधियों की वजह से वो कारावास में थे। तो आमतौर पर रहता था कि सुबह हर दूसरे दिन लोग आके कई बार फ़ोन पे, ऐसे ऑब्जर्वर का लोकल नंबर होता है, सारे अखबारों में छप जाता है कि भाई आप जानकारी के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने, एक कोई यादव जी थे, वो रोज़ साहब नमस्कार साहब, मैंने जी नमस्कार सर वो एक अंदर से जेल से साहब सब लोगों को धमका रहे हैं, इतना वोट करिए, ऐसा करिए, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस गांव के इस लोगों के नंबर से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कार्रवाई करते, बोलते प्रशासन को, प्रशासन कार्रवाई करेगा। लगातार नियमित रूप से चलता रहा। 2-3 दिन बाद ये हुआ कि यादव जी का जो वॉइस टोन था, वॉइस मॉड्यूलेशन था, एक स्पेसिफिक टाइप का था। तो चौथे दिन जब उनका यादव जी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा हेलो सर। मैंने कहा हाँ यादव जी बताइए, आज किन किन गाँव के किन किन लोगों को फ़ोन करके धमकी दी गई। तो यादव जी बोले सर मेरा तो नाम नहीं बताया, आप मुझे यादव जी कैसे बोल रहे हैं? अरे मैंने कहा नहीं आदरणीय, आप तो इतना रोज़ आप बात करें, आपकी आवाज़ पहचान गए। उसके बाद जब तक वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, यादव जी को कभी फ़ोन पर नाम नहीं बताना पड़ा और उनकी सारी समस्याएं जो भी अपन कर सकते थे, जो प्रशासन से करवा सकते थे, करवा दी। अंततः जब मतगणना हुई, रिजल्ट निकल गया, सब लोग आखिरी विदाई दे रहे थे चलते चलते। मैंने कहा यादव जी आप कुछ बोलिए, क्या बोलेंगे? बोले साहब रिजल्ट जो भी कुछ हुआ हो, पर आपने जो 2 बिना मेरे को नाम लिए आप मेरे नाम से पहचान से बुला देते थे आवाज़ से, इससे हम लोग पूरी व्यवस्था चुनाव जो भी हुआ सब हम संतुष्ट हैं। तो जो लोकल कलेक्टर SP बड़े परेशान थे कि सब पता नहीं CPI-ML वाले कितना आपत्ति करेंगे, कितना क्या करेंगे, बड़े बेचारे सहृदय भाव से। इसी तरह एक छोटा सा उदाहरण देकर बात खत्म करना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत पहले इंदौर में अभी हमारे कलेक्टर हुआ करते, बाद में चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए SR मोहंती साहब। तो वहाँ के अस्पतालों की, प्रदेश की जो हमेशा बजट का क्राइसिस शुरू से रहता ही है, तो अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इंदौर कलेक्टर के दौरान भी वहाँ बगल में उस समय सूरत में प्लेग हुआ था, सूरत का क्यों समझ जी, वो जीवन दीप के लिए सूरत में प्लेग हुआ था ना, उस समय सूरत के अस्पतालों की कुछ तो उसके वहाँ पे उन्होंने इंदौर में सूरत के बाद जो अस्पतालों का जीर्णोद्धार हुआ, जो एकदम रिनोवेशन हुआ, तो मोहंती साहब ने वहाँ से प्रेरणा लेके एक जीवन दीप समिति बनाई। पहले एडमिशन फ्री था, एक नॉमिनल फी लगा दी और समाज के लोगों को, जो सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि लोग थे, उनको उसका चेयरपर्सन बना के केवल CMHO को इंचार्ज बनाया और एक फंड जनरेट करने का ऐसा सिस्टम हुआ कि धीरे धीरे वो शासन ने हर जिले में किया और एक UNDP तक से सब जगह से, यूनाइटेड नेशंस उस स्कीम को अवार्ड मिला कि भाई अस्पतालों के कायाकल्प का जन सहयोग से कितना सुंदर परिवर्तन हो सकता है। ये एक उनका उदाहरण था। फिलहाल ऐसे बाकी तो, और यहाँ जो हम लोग सब शेयर कर रहे हैं कि जो अपनी 3-4 चीज़ें जो बताई कि अपने स्वयं को जो जानने का मौका है, अपने व्यवहार में, आचरण में जिस तरह मधुरता, धैर्य, सौहार्द और सहनशीलता, इन सब चीज़ों को यदि हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब एक परिवर्तित स्वरूप के रूप में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ से निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी बतलाए। और अब हमारे मध्य श्री जितेंद्र प्रसाद जी हैं और आप एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं रिलायंस पावर प्लांट। हम देख सकते हैं कि आप बैच भी लगाए हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और इसीलिए आपसे हम प्रैक्टिकल प्रश्न पूछेंगे स्पिरिचुअलिटी का। जैसे हमारे पास और भी प्रश्न आ रहे हैं कि जब व्यक्ति एक ऐसे पद पर होता है तो उसके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर होता है। हमने सबके एग्जाम्पल सुने कि उसे कार्य करवाना है, ही हैज़ टू गेट द वर्क डन। चाहे जो भी अप्रोच हो, अलग अलग रीति से बहुत सारी बातें आती हैं, बट उसको काम करवाना है। लेकिन जब आप अध्यात्म के मार्ग पर होते हैं तो आपके मैनरिज्म भी स्पिरिचुअल हो। एक है कि आपने बाय हुक और बाय क्रुक काम करवा लिया, लेकिन एक है कि आपने सही रीति से अपनी अवस्था को मेंटेन करके बैलेंस ऑफ पावर के साथ कार्य को
संपन्न किया। तो आप राजयोग का अभ्यास भी करते हैं, क्या आप ये कर पाते हैं? हाउ हैव यू सीन इट प्रैक्टिकली? क्या होता है प्रैक्टिकल में जब हम स्पिरिचुअली अपने मैनर्स को ठीक भी करना चाहते हैं और काम को भी करवाना चाहते हैं? ओम शांति। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि मैं एक ब्लेस चाइल्ड हूँ, तो ये कहीं कहीं जहन में चलता है, बिकॉज वे बैक इन 2000 राइट, फर्स्ट डे ऑफ 2000 ईयर 2000 मुझे ये संजोग बस इस स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब अनुभव हुआ था। और वो एक 5-7 दिन ऐसा पीरियड था, थोड़ा समय लूँगा इसमें। उसके पहले काम करना पावर प्लांट में, रिफाइनरी में, कहीं भी वो पैशन है। आपने स्टडीज़ की, आपने जॉब किया, आप काम कर रहे हो और काम में डिलीवर करना वो एक पैशन। तो पैशनेट ज़रूर था, लगता था कि हमें असाइंड जॉब है तो मुझे ये कैसे भी करना है, जैसे आपने बोला बाय हुक एंड क्रूक, वो मेथड था पहले बिल्कुल। इमीडिएट वो सही हो गया ऐसा भी नहीं है वो, बट लगता था कि इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा क्यों आता है, वजह क्या है। और घर भी देखना है तो वो गुस्सा कहीं घर पे भी निकल जाता है, घर में मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी निकल रहा है, जानते हुए कि मैं गलत हूँ, बट रोक पाना मुश्किल होता था उस समय। तो पैशन जॉब के प्रति था, वो ये सब करवा देता था। उस समय अनभिज्ञ था कि इरिटेशन से क्या, इसका दूरगामी असर क्या है, गुस्से का दूरगामी असर क्या है, ये नहीं पता था। बट द मोमेंट द डे ये स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ, तब से जीवन जीने का नज़रिया ही एकदम टोटली बदल गया। बिकॉज तब लगा कि नहीं, काम को करवाने का तरीका कई हो सकता है, बट ये तरीका कि हमेशा डांट के, हमेशा बिल्कुल गुस्सा करके कैसे भी शाम तक काम करवा लो, वो सही नहीं है। उसका आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट है और एज ए होल प्रोग्रेस नहीं होता है, तो आप खुद में घुट रहे हो, ओवरऑल प्रोग्रेस मिल भी नहीं रहा है। तो ये तमाम चीज़ें पहले होती थी, लेकिन जब ये नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, तब एक माइक्रो लेवल पे व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। क्या गलत है, क्या सही है, चेक करना चालू कर दिया हर एक एक्टिविटीज़ में। कि यदि हम हमारे साथ जितने भी एसोसिएटेड इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और भी कई डिपार्टमेंट्स, इंटर डिपार्टमेंट इंजीनियर्स हैं जिसके साथ हमको इंटरेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज हम लोगों का फील्ड भी EHS, इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी, इनिशियली वो डोमेन था। तो ये ऐसा फील्ड है कि एक तो आपके पास एक्ट्स, लीगल रूल्स रेगुलेशंस बोलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको कंप्लायंस इंश्योर करना है। दूसरी तरफ हमारे लेबर्स, जो लेबर फोर्स है, वो गांव से आए हुए इलिटरेट पीपल, एंड दे आर सपोज टू बी वर्किंग विथ ऑल काइंड ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। वो इतना संभव, जिसको बचपन से या जिसके बैकग्राउंड में कोई सेफ्टी का ट्रेनिंग आपने नहीं दिया है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है कि इस तरह से काम करो, उस तरह से काम करो, एक प्रॉपर फीटर है वो केवल अपना काम जानता है, उसको कहीं लेना देना नहीं है कि ये सेफ्टी कोई चीज़ है। क्योंकि हमारे बचपन से इस लाइफ में हमने कभी सेफ्टी, उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम है भी नहीं हमारा, इसलिए वो दिक्कत थी। बट द डे वो, इसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे, और एक्सीडेंट्स के बाद काफ़ी लेबर अनरेस्ट भी होते थे, और उसको डील करना, अगेन हमारे साथ तो IAS एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, ये बेहतर जानते हैं, उसको डील करना इतना आसान काम नहीं होता है। कभी हम रिलायंस जामनगर में थे, वहाँ पिक मैन आवर्स हुआ करता था 1.5 लाख पर डे। आप समझ सकते हैं कि किस अमाउंट का लेबर वहाँ पे और किस तरह से काम होता होगा। काम करते थे, इशूज आते थे, उसमें रह के बीच में काम करना, और उसको, इस स्पिरिचुअलिटी को एज एन इंडिविजुअल मैं जब मिक्स करना चालू किया, तो मुझे नहीं पता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हुई, लेकिन मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हो गई, बिकॉज नज़रिया ही टोटली बदल गया। बिकॉज हमारे पास इतना अधिकार नहीं है, ईश्वर भी बोलते हैं कि हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं, आपको नाराज़ करूं और आपको नाराज़ करके हम कोई काम करा दूं। बिकॉज
इट्स ऑल वाइब्रेशंस जो हम पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं, इट्स ऑल काइंड ऑफ वाइब्रेशंस दैट वी जनरेट ड्यूरिंग आवर वॉकिंग पीरियड। तो वाइब्रेशंस पे पहले तो वाइब्रेशन जनरेट होता ही था, नहीं पता था, बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमको पता चल गया कि ईश्वर साथ में है, वो बैठा हुआ देने के लिए सागर है, ले लो और बांटो, ये अनुभव जब हुआ तो उसका प्रैक्टिस हम लोगों ने चालू किया। हर एक चीज़ लगता था कि नहीं ये किसी के बारे में गलत बोलना चाहे अनचाहे आ जाता है, अभी भी समटाइम्स, बट वो चेक कर लेते हैं हम लोग, नहीं ये गलत तो स्टेटमेंट नहीं है, हमारे माइंड में जनरेट नहीं होना चाहिए और होठों पे तो आना ही नहीं चाहिए। तो वो स्मॉल स्मॉल करेक्शंस जब मैंने लाइफ में किया, और मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट हमारे डिपार्टमेंट में या हमारे कोलिग्स के साथ, हमारे कोवर्कर्स के साथ, हम अपने रिलेशंस को तो बढ़िया एक ब्यूटीफुल रिलेशन बना दिया, बावजूद कि हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई, और आज के टाइम में आसान है ऐसा भी नहीं है। वो रिलायंस जामनगर, अभी जहाँ मैं हूँ पावर प्लांट में CSR का इशूज खूब आता है, अगेन रेयर केस में कभी कभी एक्सीडेंट्स होता है तो भी इशूज आता है, बट सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है वर्कफोर्स को समझाना और उनसे सही तरीके से काम लेना। वो अगेन वो हमारा सिस्टम ऐसा है कि उनकी पालना वैसी नहीं हुई है, उनके साथ ट्रेनिंग उस लेवल का नहीं है, तो तमाम जिम्मेदारियां हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन को हर एंगल से देखना है, लीगल तरीका, लीगल कंप्लायंस होना चाहिए, वहाँ आप बचने वाले नहीं हैं। ये फैमिली जो लेवल्स की फैमिली है उनको भी हमको ध्यान में रखना है, और हमारा प्रोडक्टिविटी एज ए होल कि हमको ये भी देखना है कि हमारा 4000 मेगावाट जनरेट हो रहा है तो वो PLF हमारा प्लांट लोड फैक्टर वो डाउन नहीं हो, ये एक बहुत मेजर चैलेंज है। बिकॉज हम जिस पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, रिलायंस पावर, शासन पावर जो शासन में है, 4000 मेगावाट का पावर प्लांट है, और यहाँ से एक सपना था धीरू भाई अंबानी जी का कि बिजली हमारे घरों में सस्ते से सस्ते दर में जाए, जो कि आज मतलब हम लोगों को तो मैं तो गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा हूँ जहाँ से 1 रुपया 19 पैसे में 42 करोड़ लोगों के घर में बिजली जाती है। तो इतनी सस्ती बिजली जाना गरीब घरों में, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक आदमी का विजन कहाँ से कहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके गया। तो विजन है, लाइकवाइज वो उनका विजन था। स्पिरिचुअलिटी में मेरा अपना खुद का स्व का विजन है कि मुझे अपने आप को, अपने कैरेक्टर्स को, अपने आसपास के वातावरण को इस कदर अच्छा करना है थ्रू और प्रॉपर थिंकिंग, चेकिंग ऑन थॉट प्रोसेस। मुझे लगता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ऐसे, और जब आपको लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है इन चीज़ों से, तो आपको भी एक सेटिस्फैक्शन, इमेंस सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं ठीक है, मैं राइट पाथ पे हूँ। ये एक बहुत बड़ा चीज़ मुझे लगता है। आज भी अभी 2-3 चीज़ों में कभी कभी चैलेंजेस आता है। हमारे कलीग्स ही हैं, 1-2 उसमें से ऐसे हैं कि हम डिजायर्ड रिजल्ट्स हमको नहीं मिलता है, ये हमको पता है कि ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, बट स्पिरिचुअलिटी ने वो शिक्षा ही नहीं दी है कि मैं कतई उसको, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं। अब वो प्रोसेस हमारा ये है कि मैं लगातार उसको काउंसलिंग करूं एंड देन कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, ये दोनों चीज़ हम लगातार करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा काम हो जाता है, वो एंगर जनरेट नहीं होता है अब, ऐसा तो आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ तो बोलूँगा ही इस मंच के माध्यम से कि मैं क्यों बोला ब्लेस्ड चाइल्ड, बिकॉज अभी भी वो एक फीलिंग है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ये ट्रू सेंस में है। बिकॉज यहाँ पे बैठना अपने आप में एक भाग्य है। ये भाग्य वो है जहाँ पे कि साक्षात परमात्मा का अवतरण होता है। तो आप ऐसे जगह पे आप सब हैं, मैं हूँ, तो ये हम लोग कितने भाग्यशाली आत्मा हैं आप। और बार बार आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, भाग्यशाली आत्मा है। तो अपने भाग्य को जो बाद में बोलते हैं ना कि कैसा मेरा भाग्य, कोसना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। आई एम ग्रेट सोल, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड, लाइक दैट। वो चर्निंग होते होते आप ट्रूली ब्लेस्ड हो जाते हो।
तो ये एक्सपीरियंस है, इसके वजह से हम वर्कर्स, हमारे को वर्कर्स, हमारे को इंजीनियर्स के बीच में हम बैलेंस बनाते हैं और दिस वर्क्स नाइसली और अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि जो यहाँ पहली बार आए हैं और ज्ञान को पहली बार सुन भी रहे हैं, उनके मन में ये होता है कि ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हमको काम करवाना होगा तो हम क्या करें। तो आपने हमें ये प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली बताया कि हाँ, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा सा कुछ होगा, लेकिन इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। जैसे आप काउंसलिंग भी कर रहे हैं, साथ में कम्युनिकेशन बना के रखते हैं, लेकिन जब हमें अवेयरनेस आ जाती है कि इसका लॉस कितना होता है हमारे अपने जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी मेंटल पीस में, तो हम अपने आध्यात्मिकता के जो मार्ग है उस पर आगे बढ़ते हैं और उसके ज़रिए अपने काम जब हम कराते हैं तो हमें काम तो मिलता ही है, लेकिन दुआएं भी मिल जाती हैं, हमारा पुण्य भी जमा हो जाता है। तो बहुत सुंदर आपने एक बहुत ऑनेस्ट हमको प्रैक्टिकल लोगों को बताया कि वो एक्शन कैसे हम ला सकते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा समय है जिसमें हमारे पास जो प्रश्न आए हैं हम लेते हैं। तो कुछ एक दो प्रश्न आए हैं कम्युनिकेशन को लेकर, तो मैं वीना दीदी से पूछूंगी कम्युनिकेशन को लेकर। जैसे एक प्रश्न है कि भाई लोग होते हैं, आप उनको बात बताना चाहते हैं लेकिन आपकी बात पूरी भी नहीं होती, वो अपनी ही बात सुनाते रहेंगे, आप उनको कह ही नहीं सकते कुछ, या अगर आप उनको कुछ कहेंगे तो वो गलत क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आ जाते हैं, बात को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप तो चाह रहे हैं कम्युनिकेट करना, लेकिन सामने वाला रेडी नहीं है सुनने को, या तो गलत पूछेगा या अपनी सुनाएगा। आज की दुनिया का कम्युनिकेशन माध्यम है, ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो है शब्द। शब्द माध्यम से ही हम जुड़ते हैं और सामने वाला अपना फ्रस्ट्रेशन शब्दों के द्वारा हमारे ऊपर पूरी खाली कर रहा है। और इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे भाई साहब कह रहे थे, जब हम लोग काउंसलिंग कराते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए सामने वाले को खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उनका हम सुनेंगे पूरी तरह, भले सुने ना सुने वो दूसरी बात है, लेकिन उसे सुनाने तो दें। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें समझाने के लिए तो हम तुरंत समझाने शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर वो सामने वाला मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, केवल सुनाने को चाहता है, तो क्या करें उस समय? अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है पहले 1 और 2 मिनट्स उन्हें दे दो कि वो सुनाए, फिर आप उन्हें वाइब्रेशन देना शुरू करो। जो आप शब्दों से नहीं कह सकते हो वो आप इनर पावर के द्वारा उनको पहुंचा सकते हो। लेकिन हमारे पास भी इतना इनर पावर होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप शांत हो जाएगा, कहेगा आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। ये मैं यूँ नहीं कह रही हूँ, मैं करीब 10 साल से विभिन्न वर्गों के लोगों को काउंसलिंग कराती हूँ। बहुत सारे फैमिली डिस्प्यूट्स है, स्पेशली फैमिली डिस्प्यूट्स है, या बच्चों के साथ बहुत काउंसलिंग कराती हूँ। इसमें हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी भावनाएं, हमारा जो पोस्चर है, हमारा अटेंशन, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन करने में बहुत बहुत काम करता है। हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, आई एम डिलिबरेट, देती जाऊँ। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं लास्ट में इसके लिए कहूँगी, छोटे से बच्चा जो 10 साल का है, क्रिश्चियन, क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ, क्रिश्चियन बच्चा था, उसकी बिहेवियर के कारण उसको क्लास से निकाला जा रहा था। तो उनके टीचर्स ने कहा कि नहीं, एक बार आप ब्रह्म कुमारी से कांटेक्ट करिए। वो हमारे पास आया, 10 साल का बच्चा, इतना बड़ा भी नहीं है,
लेकिन उनकी जो बिहेवियर है, टीचर के ऊपर फेंक देना, किसी को धक्का दे देना, गुस्सा बहुत करना, क्लासरूम में तोड़फोड़ करना, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना, देख देख के टीचर्स ने सोचा इसको निकाल देते हैं। फिर वो बच्चा, प्रॉब्लम क्या था, मैं कर्नाटक से हूँ, वो ना कन्नड़ा जानता था, केवल अपनी मदर टंग कोंकणी और थोड़ी सी इंग्लिश, माना उनकी लेवल का इंग्लिश, आप हायर इंग्लिश भी नहीं बोल सकते उससे, दोनों। तो बच्चे को कैसे कम्युनिकेट करें? पहले मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने उसकी मदर टंग में थोड़ा सा बोलने का प्रयास किया, बाद में मैंने इंग्लिश में स्विच ऑन होकर उससे पूछा कि सच में तुम मेरे से बात करना चाहते हो या मेरा सुनना चाहते हो? तो बोला दोनों नहीं चाहता हूँ, दोनों नहीं चाहता हूँ। तो अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, हम बात भी नहीं करेंगे, तुम भी नहीं बोलना, मैं भी नहीं बोलूँगी, लेकिन हम थोड़ी देर है ना शांति से बैठेंगे, आपको मिठाई देंगे, वो खाना 5-10 मिनट यूँ ही बैठेंगे। जब उसको बिठाया, फिर मिठाई दिया और मैंने ना एक दिया जला के रखा और मैं उस दिए को देखते बैठी थी। अपने आप वो आके मेरे से पूछा व्हाट आर डूइंग, दिया लगा के क्यों बैठे हो? मैंने कहा आई एम मेडिटेटिंग, एक दीप ध्यान है। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होता है? तुम करके देखो ना, बहुत कुछ बेनिफिट होता है। यू बिलीव इन गॉड? नो? यस आई बिलीव इन गॉड। गॉड इज अ लाइट? यस गॉड इज अ लाइट। देन सी द लाइट एंड प्रे, पॉजिटिव थिंक करो। क्योंकि वो हिंदू नहीं था तो उसको दीप ध्यान समझाना भी मुश्किल था। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत कुछ, मेरे अंदर बहुत टॉलरेंस है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं भी इम्पेशेंट समवे, लेकिन जब हम डील करते हैं ऐसे कम्युनिकेशन चीज़ें, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सामने वाले की मानसिक स्थिति को समझने के लिए हमें स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सामने वाले के प्रभाव में आ गए, हम भी चिड़चिड़ा हो गए, क्या तुम ही बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ, तू 10 बोलता है तो मैं 15 बोल देता हूँ, इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं और दोनों की सुनवाई नहीं होगी, दोनों की कोई बात नहीं सुनेगा, बात बिगड़ जाती है। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन की बात है, तो ठीक है, अगर सामने वाला सुना ही रहा है तो सुनाने दीजिए, पहले अटेम्प्ट में वो तो खाली हो जाए, फिर थोड़ा सा बाद में वो जब आएगा, क्योंकि आपके पास ही सॉल्यूशन लेना है तो आएगा ही आएगा, तब आप अपनी बात रखना। उसी समय तो लाइफ एंड नहीं हो गई ना, तो थोड़ा सा हमें पेशेंस और स्टेबिलिटी अपने अंदर बनाए रखना बहुत ज़रूरी। बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया। क्योंकि हमारा समय कम है तो हम क्वेश्चंस चाहेंगे 1-2 और लें, तो आंसर्स अगर संक्षिप्त होंगे तो हम ज़्यादा प्रश्न ले पाएंगे। एक प्रश्न है जो जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कई बार रेपिटेटिव, एक मोनोटोनस रूटीन भी हो जाता है और उसमें हमारी रेपिटेटिव टास्क्स होते हैं, तो उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी कैसे रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन में, और हम जनरली भी देखते हैं कि लास्ट मोमेंट चेंजेस बहुत होते हैं, अनसर्टनिटी होती है, चाहे वो शेड्यूल चेंज हो जाए, मीटिंग्स के टाइम चेंज हो जाए, अचानक जैसे सडनली कहा जाता है। तो मैं श्री BM शर्मा जी से मैं कहूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस के आधार से हमें बताएं कि ऐसी सिचुएशन में हम अपनी जो सेल्फ सॉवरेनिटी है, जैसे हम आज 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, कैसे उसको उपयोग में लेकर आएं और इसको हम रिजॉल्व कर पाएं। जो प्रश्न किया है अभी, देखिए इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जिस दिन हम सेवा में ज्वाइन करते हैं उस दिन से हमें पता होता है कि हमारा घर कागज़ों पर घर है, हमारा कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हमारा ट्रांसफ़र होता है तो कोई हमें अंधेरे में रखकर नहीं होता कि कभी हमको पहले शर्त लगा गई हो कि साहब आपको यहाँ पोस्ट कर दिया जाता है और 10 साल तक आप यहाँ पोस्ट रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। धोखा हमने अपने आप को दिया है कि हमने सोच लिया कि अब हम इतने दिन हमको रहना है। तो हमको अपने आप को धोखा नहीं देना है, हमको इस बात के लिए पूरी तरह तैयार रहना है कि हमारा कभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी बात,
गीता में अनासक्तिमय कर्तव्य एक बहुत बड़ा संदेश है। सारे दुख हमारे तब होते हैं, सारी पीड़ाएं हमको तब होती हैं जब हम किसी चीज़ से आसक्त हो जाते हैं। मेरा खुद का अनुभव है ये, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव, पत्रकारों के दबाव, ये तो एक अभिन्न अंग हो गया है प्रशासन का, कि जब किसी सीट से आसक्ति हो जाती है कि अभी यार बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन हो गया है, 2 साल में यहाँ बना रहूं, तो अब तो बकरी भी आती है तो वो शेर के समान दिखती है। और जिस दिन अनासक्ति हो गई कि यार कल ट्रांसफ़र हो तो अभी हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, तो शेर भी दहाड़ेगा तो आपको लगेगा बकरी बोल रही है। तो आपने जो प्रश्न किया है ये केवल मन स्थिति से संबंधित प्रश्न हैं। हम अगर बच्चे भी छोटे हैं, कोई भी समस्या है, हम शुरू से अपनी ऐसी कार्य योजना बना के चलें। दूसरी बस बात यह है कि आसक्त ना हो किसी कुर्सी के प्रति, क्योंकि जितना हमारा प्रारब्ध है, जहाँ जितना हमको रहना है वहाँ हम रहेंगे। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, केवल हम दुखी हो सकते हैं हमारे ट्रांसफ़र पर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अनासक्ति पूर्वक प्रत्येक जब तक रहा है तब तक उस कुर्सी का एक एक क्षण का उपयोग करिए, अपनी पोस्टिंग के एक एक क्षण का उपयोग करिए। बहुत सुंदर आपने ये हमें बतलाया, और अगर ऐसा होगा तो कभी मोनोटनी महसूस भी नहीं होगी, क्योंकि एवरी डे विल बी अ क्रिएटिव डे। हमारा जो एक और प्रश्न है, हम कई प्रश्नों को मिला रहे हैं कि इसके ऊपर तो अभी हमने चर्चा करी है, आपने उसका सुझाव भी दिया है। जब प्रैक्टिकल किसी ऑफिस में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, तो को-वर्कर्स सपोर्टिव नहीं होते, और सपोर्टिव तो एक चीज़ है, प्रॉब्लमैटिक भी होते हैं। तो जैसे कहते हैं काम नहीं करते, एक होते हैं काम को बिगाड़ने वाले भी होंगे, और कई बार स्टाफ की भी कमी होगी, नेगेटिव वातावरण होता है। ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम अपने आप को बैलेंस में रखें, अपनी सेल्फ सॉवरेनिटी में रहते हुए कार्य को कर पाएँ, इसके ऊपर आप अपने सुझाव दें। मैं आलोक अवस्थी जी से अनुरोध करूँगी। बहुत प्रैक्टिकल, और ये हर दफ्तर का, हर कार्यालय का स्थायी समस्या रहती है, परंतु उसके समाधान के लिए कुछ चीज़ जैसे मैंने कहा, वर्कर्स कोऑपरेटिव नहीं होते, इस सवाल में कहा गया, या लोग उतना समय पर नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे हादसे हुए, कई ऐसे वाक़ये हुए, कई ऐसे उदाहरण आए। जो मैंने व्यवहारिक तौर पे अपनाया है वो ये है कि जब लगे आपको कोई चीज़, जब लगे आपको कोई चीज़ इस तरह की कि नीचे से ये किसी कार्य को टाइम लिमिट में पूरे करने में बाधा हो रही है, तो मेरा तो ये अनुभव रहा जो मैंने किया है। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि कई साल पहले 2007 की बात है, उस समय ये पूरे देश में इपिक कार्ड्स का, मतदाता कार्ड का, फोटो आईडी कार्ड का बड़ा जोर था, कभी लगाना। उस समय शुरुआत हुई थी तो हर आदमी शुरुआत में जो एक हम लोग जो ह्यूमन स्वभाव है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोग जड़ता के, फिजिक्स का जड़ता का सिद्धांत, तो उसके अनुयायी ज़्यादा रहते, कभी परिवर्तन को सहज स्वीकार नहीं करते। अरे सर कैसे होगा ये, तो कैसे, अब कहाँ इतने लोगों से जनरली रेवेन्यू का अमला लगाया जाता, पटवारी वगैरह ये सब नीचे ग्राउंड लेवल के लोग, सब इतना पूरा जिला है कैसे कर पाएंगे, और ये तो सीईओ को ऐसे कहा जा रहा है इतने समय में करना है, ये करना है, और सब वो बहुत बड़ा काम है, सब इतने कंप्यूटर भी नहीं है वगैरह। ठीक है, सुनो, वही रास्ता निकालना, चूँकि ऊपर से मेरे ऊपर भी टाइम लिमिट की तलवार लटकी हुई, मेरा ऊपर राजधानी से बॉस चटका रहा है, मेरा सीईओ बोल रहा है यार तुम्हारा इसका परफॉर्मेंस सुधारो नहीं तो दिक्कत आएगी, इलेक्शन कमीशन हमको ऊपर डांट रहा है। तो बोले यार रास्ता क्या हो सकता भाई, कितने कंप्यूटर हैं, कितने, पूरे जिले के कंप्यूटर सब जगह, एक बड़े हॉल में, इसी तरह का ये हॉल था, ऐसा बड़ा जो मीटिंग हॉल, उसमें सब जगह कंप्यूटर लगवा दिए, करीब 300-400 कंप्यूटर लग गए। अब बोले सारे जिन लोगों की ड्यूटी है, पटवारी 150-200 थे, उनके पटवारी के ऊपर वाले जो भी रेवेन्यू का अमला था सबको लगवा दिया। तो बोले साहब ये करवा तो रहे, लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, करेगा कौन सबका समय पाम पर। हमने उसका भी तरीका है, बगल में एक भंडारा खुलवाया बाबा का, वहाँ पे प्रभु के आशीर्वाद से पूरे समय उनको पूड़ी भाजी दाल चावल बनवा के रखा। और सबसे पहले क्या मैंने कहा यार चलो यार आज से मैं भी यहीं खाऊंगा साथ में आपके बैठ के, और हम लोग रात को
बीच में अपना आराम कर लो, चाय पी लो, ये कर लो, सारा इंतजाम कर दिया। और वहीं बैठ गया उनके साथ में कि चलो भाई अपन लोग साथ में खाना खाएंगे। एक टेबल पर लगवा दिया, सब लोग आ जाओ आ जाओ, सब लोग बैठ के पूरे सहभोज किया। जो लोग वो रात के 7:30 8 के बाद मना कर रहे थे किसी तरह, रात को 2 2 3 3 बजे तक काम किए। और जो लग रहा था कि हरक्यूलियन टास्क है, कैसे कंप्लीट होगा कैसे कंप्लीट होगा, वो विदिन 10-12 दिन के अंतर्गत पूरा 100% टारगेट अचीव होके। वो यह है कि पूरे समय हम लोग को उनके साथ रहना पड़ता था। सुबह चाय पीने, कहने को मेरा घर सामने ही था, पर मैं घर पर चाय नहीं पीता था, चाय पीने उनके साथ वहीं आ जाता था कि चलो यार चाय पी जाए, तुम लोग रात को बहुत देर काम किए, बहुत मेहनत किया, सब तुम लोग अब 2 घंटे आराम कर लो, 4 घंटे सो लो, नेक्स्ट शिफ्ट को आने दो। तो अपना पर्सनली उनके साथ जो है कई चीज़ें समाधान हो सकती हैं। और बजट वगैरह का तो ठीक है, जो बड़े बजट की चीज़ें उसमें दिक्कत आती हैं, परंतु बाकी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं सीमित अपने नियम कायदे के अंतर्गत। बहुत ही सुंदर आपने एक्सपीरियंस अपना बताया है कि केवल काम को एक आपने आप ही ने शायद बताया था कि डेलीगेट तो करना है, लेकिन साथ में इन्वॉल्व भी होना है अगर हम उस कार्य को कराना चाहते हैं। और लास्ट प्रश्न लेंगे, और बहुत संक्षिप्त में क्योंकि समय की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं। और ये प्रश्न है कि जब हम कहते हैं हैप्पीनेस, सुख आत्मा का स्वभाव है, लेकिन दुनिया में देखा जा रहा है कि कई लोग नशे में सुख को ढूंढ रहे हैं, खुशी को ढूंढ रहे हैं, कोई गलत कार्य करता है और वो स्पिरिचुअल बातें, ज्ञान की बातें, अध्यात्म को सुनना भी नहीं चाहता। वो अपना तो नुकसान करता है, अपने मित्र संबंधियों की भी शांति को भंग कर रहा है। तो उन्होंने भाई साहब ने ये भी कहा है कि मैं ये जानता हूँ कि उनका ये संस्कार है आत्मा का, लेकिन उनके संस्कार को निर्मल कैसे किया जाए। तो भाई साहब आप संक्षिप्त में बताएं, और फिर दीदी से कहेंगे कि उसको हाँ इन 1 मिनट, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ आपने किया हो प्रैक्टिकल में, एंड देन दीदी से अनुरोध करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है मुझे, कि जो हम लोग चाहते हैं सामने वाले बदल जाए, पहले हम वो परिवर्तन खुद में करने से परहेज करते हैं। हम इंस्टीड वी वांट कि भाई वो सामने है वो सुधर जाए तो मैं सुधरूंगा। तो ऐसे तो परिवर्तन होने से रहा। मेरा मानना है, स्ट्रांग बिलीफ है, आफ्टर स्पिरिचुअलिटी, ये ज्ञान में आने के बाद खुद में परिवर्तन करो। खुद में परिवर्तन इस हद तक करो कि आप एग्जाम्पल बन जाओ, सामने वाले आके कहे कि क्या हो गया है, कौन सा जादू आ गया है आप में। तो वो परिवर्तन, वो जादू यहाँ से सीख लीजिए कि मैं क्या हूँ, वो कौन है, और इन दोनों के राजयोग मेडिटेशन क्या है। और ये यदि आपने सीख लिया और इसका यूज वहाँ कर दिया आपने, तो थिंग्स विल बी बिट ईजी, गारंटीड है। आप 100% गारंटी है कि अब होता है कि कुछ उसमें अड़चन आएंगी, बट वो भी एबिलिटी हमारे में होनी चाहिए कि उस अड़चन को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम इजीली अच्छे मन से एक्सेप्ट कर लें। तो एक्सेप्टेंस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, देन थिंग्स विल बी बिट ईजियर फॉर ईच एंड एवरीवन। आई थिंक ऐसे ही बदलाव होगा। बदलाव केवल पहले यहाँ हो और फिर एक्शन में हो, तब जाके होगा। अदरवाइज इट्स नॉट दैट इजी एज वी वांट इट टू हैपन। थैंक यू। हाँ प्रसाद जी, एक्चुअली ये प्रश्न मेरा है, मैं समाधान नहीं हुआ। मैं 1-2 परिवार को जानता हूँ जहाँ महिला बहुत स्पिरिचुअल है और घर और बड़ा परिवार शांतिपूर्ण है, लेकिन पति की इन गंदी आदतों से पूरे घर की शांति भंग है। और तो और स्थिति है कि स्पिरिचुअलिज्म के, आपने कहा ना अब अपने को बदलें, उस स्पिरिचुअलिज्म के कारण भी वो उस नफरत करते हैं। कितनी इतना ये स्पिरिचुअलिज्म घर में क्यों फैल रहा है। मैं वीना दीदी से अनुरोध करूंगी कि इसके ऊपर संक्षिप्त में हमें बताएं। जैसे कि आप सबने सुना, समस्या क्या है कि घर में स्पिरिचुअलिटी बढ़ना उनका नशा का कारण बन गया। सच में ये कारण नहीं है, एक बहाना है। मनुष्य को गिरने के लिए हजारों बहाने हम देते हैं। घर में सभी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस व्यक्ति को सहन नहीं हो रहा है और वो तमाशा खड़ा कर रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि मेरी तमाशा हो रही है, वो सोच रहा है आई एम प्रोटेक्टिंग, यार मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ, स्पेशली जब ब्रह्मा कुमारी संस्था में माताएं जुड़ती है
तो अगर भाई को पसंद नहीं है तब ऐसे माहौल कई घरों में क्रिएट हो जाते हैं और वो सोचते हैं ऐसे करके हम घर वालों को डराएंगे। कैसी परिहास है ये कि जो सही मार्ग पे जा रहा है उसको गलत मार्ग से रोका जाना, कैसा परिहास। लेकिन इसका समाधान क्या है? हमारी माताओं से पूछिए जो सालों साल अकेली चल रही है और झेल भी रही है और पतियों को परिवर्तन, ऐसे भी कई पतियां बैठे होंगे जो सालों साल पत्नियां चल रही है और अब मधुबन या माउंट आबू लेके आई है अपने पतियों को। तो इसमें बहुत सारे विल पावर की ज़रूरत होती है जो घर वाले हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा कहना है कि स्पिरिचुअलिटी के कारण घर में अशांति बढ़ रही है, दिस इज 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग। अगर स्पिरिचुअलिटी के दिखावे के कारण अगर बढ़ रहा है तो मान सकते हैं, अगर वो स्पिरिचुअली प्रैक्टिकल नहीं है, केवल दिखावा कर रहे हैं जिसके कारण घर वाले चिढ़ रहे हैं, तो ये समझ में आता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, उस व्यक्ति को खुद शांत रहना है, अच्छा घर चाहिए या घर वालों को आध्यात्मिकता से रोकना है, ये उस व्यक्ति की पर्सनल मैटर। और जो जनरली अगर हम इस सब्जेक्ट को लेके आजकल जो आदतों में शांति को ढूंढ रहे हैं या सुख को ढूंढ रहे हैं, ये अल्पज्ञता है। और कहना चाहूँगी कि हमारे मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। दो लड़के लड़की अगर उनका ब्रेकअप होता है तो मीडिया क्या दिखाता है? ब्रेकअप हुआ तो बार जाओ, ब्रेकअप हुआ तो पब जाओ। ये जो मीडिया उनको एनकरेज कर रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल मीडिया तो यूट्यूब हमारे हाथ में है जिसके कारण ऐसे हो रहा है। तो हमारी बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को बचपन से उनके अंदर एक स्टेबिलिटी, एक पर्सनालिटी की डेफिनेशंस सिखाए, वैल्यू सिस्टम को जागरूक रखे, एक घर के माहौल अच्छे बनाए रखे। बड़े होने के बाद में इकलौता बच्चा कैसे भी करे, इनडिसिप्लिन लाइफ को एनकरेज ना करे। और हमारी जैसी मैं हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। लास्ट में छोटी सी एक एग्जाम्पल के साथ एंड करूँगी मैं। एक लड़की आई थी जो गांजा, आप सब समझते हैं, एक एडिक्शन है, वो लेती थी और उसका कनेक्शन था, सप्लाई होता था मोबाइल के द्वारा। तो घर वालों ने मोबाइल ले लिया, तो घर वालों को सबक सिखाने के लिए बेटी ने हाथ काट लिया, दोनों हाथ, है ना, 100 टाइम्स ऐसे। तो रात को लेके आए, हमारे सेंटर के बाजू में एक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके आए। फिर बाद में उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ा क्योंकि वो सब सुसाइडल केस है। फिर बाद में हमारे पास काउंसलिंग के लिए आया। मैंने बहुत समझाया, बेटा देखो तुम्हारा उम्र क्या है, 16-17 उम्र में ऐसे क्यों करती है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। लेकिन वो वो बोली मैं माता पिता को अक्ल सिखाना चाहती हूँ। पता नहीं क्या सोच है बच्चों का। तो मैंने कहा ठीक है, तू मर जाती है अगर ऐसे नस काट लेती है तो, माँ बाप को अक्ल सिखाने के लिए तू ही नहीं रहेगी तो कौन किसको सिखाएगी, क्या देखेगी। फिर भी वो समझी नहीं। 2-1.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, तो भी समझे नहीं। बाद में मैंने एक रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज़ किया। मैंने एक ब्लेड, है ना, ला के रख दिया, शार्प था। मैंने कहा ये शार्प है, इसे छोटे छोटे कट्स नहीं करना है, ये जो मेन नस है ना ये काट दे, तो हमारे सामने काट ले ताकि तेरा है ना ये पागलपन का अंत ही हो जाए। तो बोले हमारे माता पिता को अकल कैसे आएगी? नहीं, अकल नहीं आने की ज़रूरत है, तेरे को ज़रूरत है ना, तेरे को ज़िंदगी नहीं चाहिए तो तू चल पड़ा भी। अब माता पिता को बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया में ना ऑर्फन्स बहुत है, हम एक अडाप्ट करा देंगे बच्चे को। जिस बच्चा अनाथ है उसको माता पिता मिल जाएगा, तू चली जा, जहाँ चाहिए तू तेरे चली जा। जब ऐसे हमने सामने से रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज़ किया ना तो वो सरेंडर हो गई। बोली मैंने ये मूर्खता की। अभी बाद में उसका काउंसलिंग ठीक से हुआ, मेडिटेशन सीखा उसने, उसमें बदलाव आया। कई बार हमारे ना काउंसलिंग मेथड्स भी अलग होने पड़ते हैं थोड़ा सा। और लास्ट में मैं बैलेंस में ये कहना चाहूँगी, शब्द हमारा कितना भी अच्छा हो, अगर टोन अच्छा नहीं है, यहाँ बैलेंस नहीं है तो भी इफेक्ट नहीं होते। टोन बहुत अच्छा है, शब्द कड़वे हैं तो भी इफेक्ट नहीं होते। तो इन सब चीज़ों का हम अगर पर्सनली अटेंशन रखेंगे तो हम
होम एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ भी सक्सेस हो सकता। बहुत ही सुंदर। एंड इसी के साथ अब हम अनुरोध करेंगे आदरणीय पूनम दीदी जी से, जो सारे चर्चा को आपने सुना और हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे, चाहे वो आध्यात्मिकता के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हों या फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन में व्यक्ति स्टाफ के साथ, डिफ़िकल्ट कोवर्कर्स के साथ और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपने अपने पावर्स को बैलेंस करने के जो एग्जाम्पल्स ऑनेस्टली हम सबके साथ शेयर किए हैं, आई एम श्योर हम सबको इसका लाभ हुआ होगा। आपको लाभ हुआ है तो हाथ उठा के बताएं आप सबको इन ट्रू शेयरिंग्स का लाभ हुआ। हम अनुरोध करते हैं अब आदरणीय पूनम दीदी जी से कि आप अपने जो ऑब्जर्वेशन है, अपने कंक्लूजन हम सबको प्रदान करें। ओम शांति। सभी विद्वान महानुभावों के बहुत सुंदर विचार हमने सुने। अगर हम इन सब बिंदुओं को समाप्त करें तो 3-4 प्रमुख बातें हैं। पहले वक्ता ने जो बताया, हमें लव एंड लॉ का बैलेंस बनाना है। प्यार से काम लेना बहुत सुंदर बात है और ये दिल का सम्मान भावनाएं हमारे साथियों को छू जाती हैं। जितना हम केयरिंग शेयरिंग होते हैं और उनके साथ सद्भावना रख के काम करते हैं तो उनके अंदर भी एक ऊर्जा पैदा होती है और वो साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हमें अनुशासन बनाए रखने के लिए, नियमों की पालना के लिए और सिद्धांतों को अपनाने के लिए स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि हम भी नियमों से बंधे हुए हैं। हम अपने नियमों से बाहर नहीं जा सकते। हम अपनी कार्य प्रणाली में ही रह के काम करें। तो जैसा कि आपने बताया, 3 तरह के लोग होते हैं। उत्साहित, जो स्वतः ही आगे बढ़ के काम करते। दूसरा आपने बताया जितना बताओ उतना ही कर देते हैं। और तीसरे वो हैं जो करना ही नहीं चाहते। तो हमारी पुरानी संस्कृति में हम एक मुहावरा सुनते हैं, प्यार से कराओ, प्यार नहीं तो आर, आर नहीं तो मार। सुना होगा आपने कि प्यार पहला शस्त्र है। प्यार से आप पत्थर को भी पानी बना लेंगे। तो प्यार से उनसे हम कार्य लेते हैं। और दूसरी बात, उनका भला बुरा जब समझाते हैं कि मैं तुम्हारे ही हित के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लाभ के लिए है ये बात, तो वो समझते हैं। कई बार प्यार ज़्यादा गलत भी हो जाता है। जैसे पौधे को पनपने के लिए पानी चाहिए, पानी के साथ थोड़ी धूप भी चाहिए। पानी आप ज़्यादा दे देंगे तो पौधा सड़ जाएगा और अति धूप में जल जाएगा। तो बैलेंस है ये, प्यार का पानी और धूप, अग्नि भी मिले थोड़ा थोड़ा बीच में, उससे आर भी मिले, समझाया जाए, स्ट्रिक्ट भी बना जाए। और जो बिल्कुल इन दोनों तरीकों से नहीं चलते हैं, वहाँ मार यानी
पहले तो भय पैदा किया जाए। रामायण में भी एक कहावत है, भय बिन ना होवे प्रीत। समुद्र जब रास्ता नहीं दे रहा था रामचंद्र जी को लंका पे चढ़ाई करने के लिए, बहुत विनती की समुद्र से, लेकिन वो नहीं माना, तो लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया और छोड़ने ही वाला था, तो समुद्र ने भी भयभीत होके रास्ता दिया। तो भय भी कई बार सही रास्ते पे लाता है, और ये भय कल्याणकारी हो, उसका अहित ना हो, उसकी भलाई हो उसमें, इस बात का हम ध्यान रखें। और शुभ भावना से यदि पनिशमेंट भी दिया जाता है, भय पनिशमेंट भी है, तो कार्य का रिजल्ट मिल जाता है। तो लवफुल एंड लॉफुल दोनों का बैलेंस आवश्यक है। साथ साथ एक बात जो आपने प्रश्न में दी, हम चाहते हैं हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले साथियों से, वो सहयोगी बने, काम को पूरा नहीं करना चाहते, टारगेट हम नहीं पूरा कर पाते अपना, तो फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेंशन में आते हैं। बात ठीक है, दबाव है, प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, मीडिया का है, कई सिचुएशंस हैं। यहाँ हमें बैलेंस क्या रखना है, एम्बिशन एंड सेटिस्फैक्शन का। एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लक्ष्य को हम पहले ही पूरा कर लें, समय से हम आगे बढ़ें, उन्नति की शिखर पे आएं। लेकिन कई बार परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता, मन इच्छित कामना पूरी नहीं होती, तो गीता कहती है कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। हमने कार्य किया, हमें संतोष है, हमने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन जो रिजल्ट आया, कभी साथियों का सहयोग नहीं मिलने से, कभी परिस्थिति वातावरण से, तो हम संतुष्टता का गुण तो बनाए रखें कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरा कंट्रीब्यूशन किया है, मुझे असंतुष्ट नहीं होना है, मुझे खुश रहना है। अब जैसा भी है एक्सेप्ट करो, फल पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं एम्बिशियस तो रहूं, लेकिन इतना भी एम्बिशियस नहीं हो कि वो हाई एम्बिशंस हमारे लिए घातक बन जाए। टू मच एम्बिशियस होते हैं, हम गलत राह पे जाके भी एम्बिशंस पूरी करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो टू मच एम्बिशियस होना भी हमें भटका देता है, धर्म की राह से विमुख कर देता है। इसके लिए भी एक चर्चित कहावत है, उतने पांव पसारिए जितनी चादर हो, और एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रखिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी हमें सहायता देती है। हर एक आत्मा है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, बुद्धि है, आत्मा की अपनी सोच अलग, बुद्धि अलग अलग है, स्वभाव सबके अलग हैं, संस्कार सबके अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और हर आत्मा यूनिक भी है और हर आत्मा स्पेशल भी है। तो हम उसकी स्पेशलिटी को महत्व दें, गुणों को हाईलाइट करें, और हर आत्मा डिफरेंट है, हर एक की एबिलिटी कैपेसिटी अपनी है। अब आप 100 वॉट के बल्ब से चाहें 1000 वॉट जितना रोशनी दे, क्या वो दे पाएगा? नहीं।
100 वॉट का बल्ब है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, और मैं एक्सपेक्ट करूं 1000 वॉट जितनी रोशनी मिले, तो यहाँ मैं गलत हूँ ना। तो मुझे यहाँ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होगी, और उसके लिए आत्मा का ज्ञान महत्वपूर्ण है। हर आत्मा की अपनी अपनी सोच है, मन, बुद्धि है, समझ है। जो मेरी सोच है वो आपकी नहीं हो सकती, सबकी अपनी एटीट्यूड है, अपना अपना परसेप्शन है, जिससे वो सिचुएशन को देखता है। साथ साथ यहाँ बैलेंस फिट चाहिए अथॉरिटी एंड ह्यूमैनिटी का। अथॉरिटी है, पोस्ट भी है, पोजीशन भी है, पावर भी है। आप छोटी सी बात पे लोगों को पनिश भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मिसयूज़ भी कर लेते हैं अपनी पावर का। लेकिन कौन सी पावर यूज़ हो? इंटरनल, वो है आपके गुणों की। पीस पावर है, लव पावर है, प्योरिटी पावर है, ब्लेस पावर है। अपने गुणों की शक्ति का प्रयोग करो और कार्य लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ बदला लेने की भावना आ जाती है, मैं पावर में हूँ, मेरे साथ इसने ऐसा किया, तो ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको, डिमोशन तक पे भी हम आ जाते हैं। लेकिन फैमिली है ना, साथी सबऑर्डिनेट्स कौन है? आपकी फैमिली की तरह है, परिवार है। तो परिवार में सहन भी करना होता है, समाना भी होता है और सामना भी होता है। बैलेंस, कहाँ सहन करना है, कहाँ समाना है और कहाँ सामना करना है। हम क्या गलती कर जाते हैं, उनकी गलतियों को नहीं सहन कर पाते। सहन का मतलब बर्दाश्त, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। होता है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव है, मानव ही तो गलतियां करेगा, वो भगवान तो नहीं है, देवता तो नहीं है। गलती होती है, सबसे होती है, कोई बात नहीं, आप उसको बर्दाश्त करिए। परिवार की तरह मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा साथी है, तो हम जब एक्सेप्ट करते हैं, सहन करते हैं, तो फिर सामना नहीं करते। डांट, फटकार, उपहास, मजाक उड़ाना, सबके सामने लज्जित करना, ये सामना करने का तरीका गलत है। उसको डाउन करने के लिए लज्जित भी करेंगे, उसका उपहास भी उड़ा देते हैं, उसकी गलती को फैलाते भी हैं। ये सामना नहीं करना है। परिवार में क्या होता है? समाना, प्यार है, हम उनकी बातों को समाते हैं और फिर स्वस्थिति से सामना, यानी इंटरनल स्टेज हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर बनाएं। शुभ भावना की, शुभकामना की, सद्भावना की और प्यार से, गुडविल से, रहम भाव से उसको हैंडल करें, सामना करें, तो वो भी सॉफ्ट होता है, झुकता है और आपको सम्मान देता है। नहीं तो अभी आप में से कोई कह रहे थे कि लोग आपकी बात को नहीं मानते, बल्कि और फायर करते हैं और ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं आपको। लेकिन आप में अगर इन तीनों क्वालिटी का बैलेंस है, कब सहन करना है, कब उनकी बातों को समाना है और कब उनकी नेगेटिविटी का सामना अपने वाइब्रेशन से, गुडविल से, शुभ भावना से करना है। ये आप बैलेंस बनाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होंगी, बल्कि मैं कहूँगी आएंगी ही नहीं, इनवाइट ही नहीं करेंगे आप।
नहीं तो हम अपनी गलतियों की वजह से प्रॉब्लम्स इनवाइट कर लेते हैं और खुद हम उस जाल में उलझ जाते हैं। अब कर्म और योग की बात है। कर्म पर हमारा अधिकार है, कर्म करो, लेकिन योग क्या है? योग है परमात्मा से कनेक्शन। योग अर्थात जुड़ना। किससे जुड़ना है? सुप्रीम से। ठीक है। अब परमात्मा से जुड़ के आप जब काम करते हैं, आपके अंदर क्या थॉट है? मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, काम उसका है, उसने मुझे दिया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जिम्मेदार वो है, मुझे केवल अपनी ड्यूटी परमात्मा की आज्ञा से परफॉर्म करनी है। तो आप कार्य क्षेत्र पर जितना उनके साथ जुड़ के रहते हैं और अपने को ट्रस्टी समझ के चलते हैं, मेरा नहीं है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, ये जो मुझे पोस्ट पोजीशन, मान सम्मान, यश मिल रहा है, ये उसका है, मैं तो सिर्फ अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ईगो नहीं आएगा, और जब ईगो नहीं आएगा तो आपकी विनम्रता आपको सबका प्यार स्वतः ही दिलाएगी ना। तो आप ट्रस्टीशिप की फीलिंग डेवलप करिए। जैसे नर्स कितने पेशेंट्स को डील करती है, कई पेशेंट शरीर भी छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वो रोती है? नहीं, वो जानती है मैं नर्स हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। अब पेशेंट्स तो आते जाते रहते हैं, मुझे अटैच थोड़ी होना है उनसे। तो इसी तरह डिटैचमेंट डेवलप करना होगा, डिटैचमेंट विथ अटैचमेंट। प्यार से सेवा करनी है, प्यारा भी और न्यारा भी। ये क्वालिटी जहाँ बैलेंस में रहेगी, प्यार से भी करो और न्यारे भी रहो, डिटैच रहो, अनासक्त भाव, साक्षी भाव। जो हुआ आप डिटैच होके ऑब्जर्व करते हैं, साक्षी रहते हैं, तो ये बैलेंस आपको हैंडल करने में बहुत हेल्प करता है। बाकी टाइम तो पूरा हो रहा है, बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी हमने सुनी, बहुत बहुत लाभ भी लिया, और आप सब इतना धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत संक्षिप्त में और पूरे जैसे सार है उसको हमें दिया। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है बिफोर वी क्लोज। जो भी बीके टीचर्स आए हैं इस प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विंग के, आप सभी यहीं हॉल में रुकेंगे। आदरणीय आशा दीदी आप सभी से मिलेंगे। तो हम 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं और साथ ही साथ अपने अंदर भी ये चेक करें कि वर्तमान समय मुझे किस बैलेंस की आवश्यकता है। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफल